अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में बात होती रही मुल्क की तालीम की जो सूरत हाल है उस हवाले से, और बहुत सारे सवालात भी मौसूल हुए। बड़ी खुशी है कि देखने वाले ना सिर्फ प्रोग्राम को देख भी रहे हैं बल्कि अपनी आरा से भी हमें नवाज रहे हैं। सवालात आना बहुत ज़रूरी है, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो तालीमी मामलात हैं इसको कैसे बेहतर बनाया जाए और संजीदा इक़दाम क्यों नहीं हो रहे, ये जानना सबके लिए ज़रूरी है। अभी कुछ देर पहले भी एक मौजू ज़ेर बहस था जिसके ऊपर आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी कि जो हाउसिंग है इसकी नीड जो है बढ़ती जा रही है और इसको पूरा किस तरह किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो आबादी के एतबार से बड़े मुल्क समझे जाते हैं, और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो बड़े ममालिक के अंदर जो आबादी है उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया जाता है, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल में हमारी बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि हुकूमतें आती और जाती रहीं और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे भी इस्तेमाल किए गए इक़्तिदार हासिल करने के लिए, जिसमें रोटी कपड़ा मकान और न जाने किस किस किस्म की बातें होती रहीं। नौकरियों की बात होती रही, 1.5 करोड़ नौकरियों की आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मैं किसी एक हुकूमत के हवाले से बात नहीं कर रहा, ये याद रखिए कि सारी हुकूमतों का वतीरा ये रहा है। बहरहाल फिर 1.5 करोड़ नौकरियों से बात आगे निकल गई और फिर 50 लाख घर की भी बात हुई और इस तरह और भी बात होती रही, ताहम अमलन इसके ऊपर कुछ नहीं हो सका। उसकी वजह क्या थी? अब जब भी आप इन लोगों से सवाल करेंगे, जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं या नारे जब बुलंद करते हैं, तो ये कहते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला है। जैसे आप सिंध के अंदर ही देख लीजिए, एक बड़े तवील अरसे हुकूमत करने के बाद भी जब आप उनके नुमाइंदों से बात करेंगे हुकूमत के, तो वो ये कहेंगे जी अभी हम आए हैं, अभी हमें और वक्त दरकार है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। बहरहाल समझने की बात यह है कि उसके लिए संजीदा इक़दाम की ज़रूरत होती है और फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो बहुत ज़्यादा विजनरी हों, जो दूरअंदेश हों, जिनको हम फार साइटेड कहते हैं। वो लोग भी हमें मैसर नहीं हैं। तो यही वजह है कि ये सिर्फ महज नारों की हद तक ये सारी चीज़ें महदूद होकर रह जाती हैं। क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कोशिश करेंगे आज इस मामले पर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उनसे ही फिर इन सारे मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स फ़ेज़ 8 कराची। इसके अलावा तज्ज़ियाकार भी हैं और तज्ज़ियाकार की हैसियत से उनको हम यहाँ पर मदऊ करते हैं। आज सुबह के वक्त मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया रोशन साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। रोशन साहब, अभी जैसे मैंने इंट्रो के अंदर तस्करा किया कि नारे हर दौर में लगते रहे, कोई रोटी कपड़ा मकान की बात करता रहा, कोई 50 लाख घर की, और न जाने इस किस्म की कितनी बातें होती रहीं। आपका क्योंकि ताल्लुक़ बराह रास्त रियल इस्टेट के शोबे से है और इस वक्त रियल इस्टेट का जो शोबा है वो ये जानना चाहता है कि ये जो हुकूमत की तरजीहात हैं आखिर ये है क्या। कुछ फ़ैसले अभी सामने आए हैं जिसका आगे चल के मैं तस्करा करूँगा, लेकिन ये हाउसिंग की जो नीड है इसको पूरा कैसे किया जाए, ये हमारे जहन में सवाल आता है। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, ज़रा फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर बेटा, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और इनवाइट किया हमें। ये जो आपने हाउसिंग की बात की है, ये देखें, एक जो पाकिस्तानी है उसका हक है कि उसको घर मिलना बिल्कुल चाहिए। ठीक है। जिस तरह घर, और जो घर मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। उसकी बुनियादी ज़रूरत है। बिल्कुल। मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना, जो मौजूदा हुकूमत जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये ठीक उनको है। ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये सब चीज़ों का फुकदान है। अच्छा, जब भी कोई हुकूमत आती है वो सिर्फ आके अपने परेशानी में या अपनी हुकूमत बचाने में लग जाती है। ऐसा ही। अच्छा, जो काम करने का है, जिनके लिए लोग उनको मुंतखब करते हैं, उस काम से तवज्जो हटके अपने हुकूमत को बचाना और उसको चलाने में लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जब वो पटरी पे चढ़ती है तो उनका टाइम ख़त्म हो जाता है, बहुत खूब लोग ऐसा ही। बदजन हो जाते हैं।
तो ये इसका हल नहीं है। मेरे ख्याल में एक परमानेंट इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए हमारे पास, कि हमने आवाम के लिए करना क्या है। जी हुकूमत जरूर करें हम, मगर आवाम के लिए करें। आवाम ही आपको भेजती है अवानों में, बिल्कुल। तो उसके लिए कोई ना कोई हिकमत इल्मी आपको बनानी पड़ेगी और बड़ी संजीदगी से बनानी पड़ेगी, वरना देखें ये मजीद खराबी खराबी तर होती चली बिल्कुल जाएगी। ऐसा ही है। अब ये है कि अभी जो लोग अभी बेघर हैं, पता चला उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो मजीद अपना अलग होते हैं, वो फिर बेघर हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही। तो आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। प्लान होना चाहिए, मगर अब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने कोई संजीदगी का मुजाहरा किया है। जैसे कि कुछ अरसे पहले मैं देख भी रहा था कि जैसे पहले हमारा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्सेस की भरमार थी, जी तो अब सुनने में आया कि इस महीने के एंड तक शायद टैक्स जो है हमारे एडवांस टैक्स, गेन टैक्स, ये सब कम होने जा रहे हैं। जी ये बहुत खुशाइन बात है और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये काम किया या इस मुल्क के लिए सोचा। जी ये तो अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट सौदा है कि अगर आप अल्लाह को राजी करेंगे तो अल्लाह ताला आपके सारे मामला सीधे करेगा, बिल्कुल। इस मुल्क के भी मामला सीधा करेगा। इस मुल्क के लिए सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, और बड़े लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि भाई चले रियल एस्टेट सेक्टर जो है अगर उसमें बेहतरी आएगी तो फिर हाउसिंग स्कीम में भी बेहतरी आएगी। हाउसिंग स्कीम में लोग जब पैसा लगाएंगे तो उनके लोगों के घर आबाद होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि बैंकों का सहारा लेके इसी इंस्टॉलमेंट के बहुत ऊपर अच्छी जो बात है। बैंक से पैसे लेके लोगों उन लोगों को ये बहुत जरूरी चीज है, उन लोगों को पैसे दें जो मुस्तहिक हैं। ठीक है। पता चला फिर पैसे वाले लोग आके वो उसका फायदा उठा लें, फिर वो पीछे रह जाएंगे बहुत जो गरीब लोग हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि उनकी जांच पड़ताल करें कि कौन लोग हैं, कौन मुस्तहिक हैं, किनके पास वाकई घर नहीं है। पता चला जिनके पास घर है उन्हीं की आड़ में वो गरीबों का हक वो लोग खा जाते हैं, तो वो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। और फिर रीरा का कानून नाफिज होना बहुत जरूरी है। देखें एक कानून होगा तो बहुत सी चीजें सीधी हो जाएंगी। बिल्कुल और ठीक। मैं समझता हूँ अब गवर्नमेंट जो है ना संजीदा है और वो काम कर रही है और हमें नजर भी आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले वक्तों में आप देखेंगे इस पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग स्कीम में भी बेहतरी आएगी और रियल एस्टेट सेक्टर में भी बेहतरी आएगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बेहतरी आएगी और जो आपके एग्रीकल्चर में भी बेहतरी आएगी। अब क्योंकि शायद फैसला हो गया है कि अब डायरेक्शन सही करनी है मुल्क की। बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे आपने कहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो पूरे मुल्क की सूरत हाल तो ज़्यादा मैं प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं जानता, ताहम ये कि शहर कराची में जो प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं ये लोगों के लिए थोड़ी सी परेशान कुन हैं कि ये आखिर वजह क्या है कि बहुत सारी ऐसी जगहें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, प्लॉट्स हैं, हाउसेस हैं या इस तरह के और दीगर आइटम्स हैं, इनकी वैल्यू जब हम देखते हैं तो ये फेयर वैल्यू के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी की जगहें ऐसी हैं या इलाकों का नाम तो मैं स्पेसिफिकली नहीं ले सकूंगा कि जो वैल्यू है वो अनजस्ट है और बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। इसकी वजह लोग ये जानना चाहते हैं आखिर है क्या, कौन इन प्राइसेस को डिटरमिन करेगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि मेरे ख्याल में एक आम आदमी इसके बारे में अब नहीं सोच सकता। तो ये कैसे इसको डिटरमिन किया जाए और इसकी वजह क्या है, ये जो प्राइसेस इतनी इन्फ्लेट कर गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, कैसे इसको कंट्रोल में रखा जाए, इसके लिए क्या मैकेनिज्म हो? देखिए जो इलाका पोश इलाका कहलाता है, जहाँ पर के लोग आबादी ज़्यादा होती है, कारोबार ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ओबियसली रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है। मगर आपका जो मैं समझता हूँ जो सवाल है वो ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे चीज़ें बिक रही होती हैं। जैसे फर्ज करेंगे 10 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, मगर जो FBR की वैल्यू होती है वो तकरीबन 3 करोड़ 4 करोड़ की होती है। तो ये गलत है। इसको ये होना चाहिए कि जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसी पे उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो कहीं से भी अनडॉक्यूमेंटेड मनी बीच में नहीं आएगी। ठीक है। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है। और फिर वो जो जो उसके जो टैक्सेस है उसको कम कर दे। अब फर्ज करें इन्होंने 3 करोड़ इसलिए रखा है कि भाई 3% टैक्स लगाएंगे तो वो रेट आपको कम देना पड़ेगा, तो मगर ये तब मतलब सही चीज नहीं है। बेहतर ये है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू पे चीज को लेके जाएं। ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू वही होनी चाहिए जिस पे के ट्रेड होती है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ सॉरी और मैं इसको चाहूँगा ज़रा मेंशन कर दें कि वो ऐसी जगहें जिनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं उसकी वजह क्या बनती है ये हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये जो करप्शन का एक एलिमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। एक तो
एस्पेक्ट इसका ये है कि जैसे आपने कहा कि अगर कहीं पे कमर्शियल एक्टिविटी हो और तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हो, लेकिन बाकी जगहों पे तो वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे अब ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कुछ है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। इसकी वजह मैं जानना चाह रहा था, आखिर आपको क्या देखिए, नज़र जहाँ आता डिमांड एंड सप्लाई का नाम तो आपने सुना है, पूरा गेम जो है ना डिमांड एंड है? बिल्कुल सप्लाई ठीक का है। है। अब आप समझें कि एक इलाका है, कोई भी इलाका ले लें, क्लिफ्टन का इलाका ले लें, वहाँ डिमांड है, वहाँ मेन रोड के ऊपर ट्रेड अच्छी होती है, वहाँ पे बिजनेस अच्छा होता है, तो वहाँ पे हर इंसान की कोशिश होती है वहीं हमें कोई चीज़, जब डिमांड ज़्यादा होगी रेट भी ज़्यादा होंगे। ठीक। तो उसका तो एक रीज़न सिंपल सा है कि भाई ठीक आपको है। डिमांड है तो वहाँ पे तो रेट भी ज़्यादा ही होंगे ना। ठीक है। अब आपने जो बात की कि जिस जगह पे रेट ज़्यादा है मगर वहाँ पे डिमांड नहीं है, या वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से उसको ट्रेड किया जा रहा है या उसकी रेट बढ़ गए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, एक आप उससे हटके एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई आपका कारोबार है ही नहीं, वहाँ पे कोई आपकी ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है और वहाँ पे रेट नहीं बढ़ेंगे, क्यों? ऑब्वियसली उसके रेट कम होंगे क्योंकि वहाँ पे खरीदार नहीं होगा, तो वो चाहते हुए भी उसको रेट नहीं बढ़ा सकते। मगर वो आप समझते हैं, वो कंपेयर करेंगे ना, अगर क्लिफ्टन से दूसरी जगहों को कंपेयर करेंगे तो उससे रेट कम है। ठीक मगर है। आप कंपेयर ये कर रहे हैं कि कल इसके भी रेट जो है ना कम थे और आज क्यों बढ़ गए। वजह ये है कि जब क्लिफ्टन के या कोई पोश इलाके के रेट जब ज़्यादा जाते हैं तो उसके भी ग्रेजुअली ऊपर आते हैं। ठीक। तो वो तो है, प्रोपोर्शनली वो चीज़ें ऐसी चल, होती हैं। ठीक है। अब ये फरमाइए कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट रही है रियल एस्टेट के अंदर, और ओवरसीज़ जो लोग हैं वो ज़्यादा इसी शोबे में पैसा पार्क करने की कोशिश करते हैं। और अभी रिसेंट टाइम्स में ये हुआ कि वो जो शहर से बाहर जो सोसाइटीज़ बनी हुई थी वहाँ पे लोगों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कि अब भी गुंजाइश मौजूद है इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलक्टेंट हैं इन्वेस्ट करने में। उनके लिए क्या एडवाइस है, ये ज़रा फरमाएं। लेकिन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी का सिर्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो लूज हुआ था, जिसकी वजह से पैसा नहीं लाता था। और ओवरसीज पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा सरमाया पाकिस्तान में लाता है, हर साल बैरून मुल्क जाके कमाता है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ बीच में ये हुआ था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, लोगों ने पैसे लगाए, डॉलर ऊपर चला गया और जो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे हो गई। फिर वो जब कैलकुलेट करते हैं, जब वो प्रॉपर्टी को बेचते हैं, उसके बाद जब वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारे पैसे बहुत कम हो गए, तो जिसकी वजह से वो लोग पैसे पाकिस्तान में नहीं लगा रहे थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। अब वो लोग सोच समझ के, मगर जो लोग ये गलती करते हैं कि कोई ऐसी सोसाइटी में जाके पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसकी बेस ही नहीं है, जिसका मालिक ही कोई नहीं है, जिसका ये पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट है किसका, आप सिर्फ उसको सिर्फ इसलिए कि बस बन रहा है आप लगा दें। भाई पहले उसकी तहकीकात करें कि ये प्रोजेक्ट है किसका, किसके नाम पर है, मालिक कौन है, और ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है कि नहीं है। बड़े उसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, ये एक आम आदमी को मेरे ख्याल में वो इतनी जहमत करने की कोशिश भी नहीं करता कि इसमें जाए। वो समझता लाइन लगी हुई, वो पीछे आके वो भी लाइन में खड़ा हो जाता ऐसा ही। है। ये हल नहीं है। मतलब आप अपने आप को दिमाग इस्तेमाल करें। आप देखें भाई, आप पैसे दे रहे हैं, चाहे 1 रुपया दें, 1 करोड़ दें, आप पहले पूछे तो सही कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो बेचारे फंसे हैं वो इसी चक्कर में फंसे हैं कि लोगों को देखा देखी जो ना पैसा इन्वेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है। अपनी कोई तहकीकात नहीं की। अब हम भी अभी देखें, बैठ के यहाँ पे लोगों को मशवरा देते हैं, हम आपको समझाते हैं भाई, आप पाकिस्तान बहुत बड़ा है, कराची बहुत बड़ा है, आप कराची में एक ही जगह थोड़ी है, आप एक ऐसी 1000 जगह है जहाँ पे के लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ पे आपके सेफ्टी है, अब वहाँ इन्वेस्ट करें। वहाँ पे तो आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप जाएं, उनके पास सिस्टम बना हुआ, सिस्टम से हटके वो काम ही नहीं करेंगे। जैसे डीएचए है, तो वहाँ पर एक सिस्टम है ना, आप एक अननोन आदमी को पता ही नहीं, वो जाकर सिस्टम डीएचए में जाए, पहले मेंबर बनेगा बी कैटेगरी का, उसके बाद उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, जाएगा, कोई रिश्वत नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, धोखा नहीं है। मगर जब भी प्लाट वहाँ पे खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, तो उसके मालिक से मिल लें, ये तो आपकी सेफ्टी है, आपका हक बिल्कुल भी ठीक है। है। जब वहाँ पर इतनी थोड़ी बहुत शफाफियत है कि यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, मगर आप उसके अलावा बाहर निकलते हैं ये डीएचए से, तो वहाँ पे थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इतनी देखभाल है नहीं, और वहाँ पे लोगों को ये परखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, उसको थोड़ा सा साफ शफाफ बनाने की ज़रूरत है। वो भी हमारा ही शहर है, वही हमारे लोग हैं, वही केडीए भी हमारा ही इदारा है। तो ये सब चीज़ें सही हो सकती हैं। जब डीएचए सही काम कर सकता है तो केडीए को भी सही काम करना चाहिए। और केडीए में मोस्टली लोग सही काम करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इससे हट के काम करते हैं, और लेने वाले जो है ना सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, इसलिए फंस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आजकल बात हो रही है महंगाई में कमी की,
कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रही है, ऑन पेपर ये दिखाया जा रहा है, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, डिस्काउंट रेट को भी समहाउ नीचे लाने की कोशिश की गई है। अब वो जैसे मैनिपुलेट करता है, मैं फिर कभी इसके ऊपर बात करूँगा कि सारा तरीक़ेकार क्या है। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखा कि जो है वो ऑन होल्ड चले गए, उसके बाद क्या हो रहा है आपके ख्याल में? कुछ काम में बेहतरी आ रही है, उसका कुछ असर जो है वो इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ये ज़रा फरमाइए। देखें, ये तो ग्रेजुअली अभी बेहतरी होगी तो ये सब चीज़ें रिवर्स भी होंगी और कुछ चीज़ें रिवर्स हो भी रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे सरिया है बहुत ऊपर चला गया, सीमेंट ऊपर चला गया, इसके ये रेट होने नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें रिवर्स होंगी। मगर क्योंकि पीछे बहुत ख़राबी हो चुकी थी तो उसमें कंट्रोल कुछ का था नहीं, वो चीज़ें बढ़ गई थी। अब उसको जो नई जो भी हुकूमत है या हमारी जो समझ लें कि इंतज़ामिया है पाकिस्तान की, वो उन्होंने इसको कंट्रोल तो किया है, बहुत हद तक कंट्रोल किया है। देखें, इन्होंने ठीक है, बड़ी तो बेकायदगी प्राइसेस ख़त्म की है। रेशनलाइज होंगी, ठीक है। इसमें तो हाँ। आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि आप देखें ना कि एक वक्त था कि जंगल का कानून था, इधर कोई चीज़ रुकी नहीं रही थी। आज डबल रोटी जो है 200 रुपए की थी, 50 रुपए की थी, दूसरे ने 100 रुपए की हो जाती थी। दूध जो है ना 80 रुपए थे, 220 जी। रुपए भी चला जाता था। मतलब कुछ कंट्रोल ही नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें हर चीज़ कंट्रोल में है। अब कंट्रोल है, अब रिवर्स भी है, थोड़ा टाइम लगेगा और ये हो रहा है, बहुत बेहतरी हो रही है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको बहुत खुशखबरियां नजर आएंगी और हमारे मुल्क के हालात बहुत बहुत बेहतर होंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि जो लोग मायूस होकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, खुदारा बिल्कुल ना गलती करें। जो आपके मुल्क में है सेफ्टी के साथ काम करें, पैसे को अपने मुल्क में लगें, अपने मुल्क में बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, मुल्क से बाहर मत लेके जाएं। देखें, मैं बता दूं अच्छी वहाँ बात। पे नॉन रिटर्न वाल लगा हुआ है, वहाँ से पैसा वापस नहीं आ सकता। नहीं आएगा। आप गलत चैनल इस्तेमाल करेंगे फिर फंसेंगे, जाहिर है गवर्नमेंट की नज़रों में आएंगे। गलत काम करना ही नहीं चाहिए। अब चले जाएंगे उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है पैसे किस तरीके से बाहर ले जाएं, मगर जब बाहर जाने के बाद जब पता चलता है कि मुल्क के हालात अच्छे हो गए, अब पैसा वापस लाना है तो एक मजबूरी हो जाती है, फिर आ नहीं सकता। और जिस मुल्क में लेके गए वो आपके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो लाने भी नहीं देता, तो जी, आप कहाँ खड़े? तो बिल्कुल आप सही। दूर के ढोल सुहाने वाली बात ना करें। अपना मुल्क है ना, इसको बुरा नहीं कहें। जैसे अपने बच्चे होते हैं, वो चाहे अच्छे हो बुरे हो मगर सबको अच्छे लगते हैं, तो उनको अपना मुल्क है ना, इसको यही समझे कि भाई कुछ भी है, अच्छा भी है बुरा भी है, हमारा मुल्क है हमारा, इसको ऑन करें, अच्छा है सबसे ये। ज़्यादा ज़रूरी। वेरी गुड। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जो है वो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। तो आज वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, जनाब सईद रोशन अली वारसी साहब तशरीफ़ फरमाएँ और रियल इस्टेट के शोबे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है हमारे यहाँ, जगह जगह जब आप जाएँ तो दो ही मौज़ूआत ऐसे हैं जो हमेशा ज़ेर बहस आते हैं। एक तो मुल्क की सियासी सूरत हाल और दूसरा ये कि रियल इस्टेट के अंदर क्या हो रहा है। तो सर, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट जो है बड़ा पैसा उन्होंने पार्क किया, और होना भी चाहिए। ज़ाहिर है कि जो बाहर रहते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि एक उम्र के हिस्से में यहाँ पर वापस आएँ और उसके बाद यहाँ पे बाकी मानदा ज़िंदगी जो है यहाँ बसर करें। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन हमारे यहाँ फिर जो कुछ होता रहा, अभी कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी, फिर यहाँ से लोगों ने ख्वाब दिखाना शुरू किया, बल्कि यहाँ पर आपके टेलीविज़न के ऊपर इश्तहारात भी चलते रहे कि जी दुबई में इन्वेस्ट करें, दुबई में इन्वेस्ट करें, और फिर अचानक से सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। अब लोग ये सवाल करते हैं कि जैसा भी आपने कहा कि वहाँ जाके ट्रैप हो गए, इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन जब वापस बारी आई पैसा निकालने की, तो फिर जो है वो हमारे यहाँ कहते हैं एक तो पता चल जाना होता है, फिर एक होता है लग पता गया। लगता है। तो लग पता गया। ज़रा फरमाइए कि करना क्या चाहिए ऐसी सूरत में? जी। देखिए, अभी जो पाकिस्तान की जो अपर क़यादत है उसने फैसला कर लिया है कि ये मुल्क हमारा है, बिल्कुल ठीक है। हमने इस मुल्क को बचाना है। बिल्कुल। उन्होंने हर पहलू पे जो है ना इस मुल्क के लिए काम करना शुरू कर दिया है कि किस शोबे में खराबी है, किस शोबे में करप्शन है। अब ये फार्मूला बना लिया गया है कि ज़ीरो करप्शन के ऊपर काम होगा। अब अगर कोई करप्शन करने की कोशिश की, चाहे वो कोई भी हो, किसी इदारे से भी ताल्लुक हो, उसके ऊपर हाथ डाला जाएगा। ये मतलब फैसले हो चुके हैं ना।
अब मुझे बताएं कि ये जो फैसले हुए तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। तो मैं उन लोगों को बताता हूँ, 25 करोड़ अवाम में बहुत से लोग इतने मासूम होते हैं कि पैसे देके अपनी ज़िंदगी का सौदा कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि डंकी के लिए लोग जाते थे, ओह। क्या क्या कुछ हुआ ना, तो वो सिर्फ अपने लालच के अंदर सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखते। अब देखें, पाकिस्तान में बड़ी जगहें हैं सेफ्टी की, वहाँ पे सेफ जगह से पैसा पार करें, यहीं से पैसे कमाएं। अब आप पैसे को बाहर लेके जा रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। आप मुझे बताएं, जो लोग यहाँ से पैसा कमा के बाहर लेके जा रहे हैं वो रोते हैं बाद में, वहां से पैसा लाने नहीं दिया जाता। और वहां जो उनके पैसे का हशर होता है ना, आपकी सोच है, वो सिर्फ किस चीज पे खुश हो रहे होते हैं, डॉलर बढ़ गया, जी। पाउंड बढ़ गया, सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। भाई ये नेचुरल कंट्री है, नेचुरल हमारा मुल्क है, यहाँ पर हर चीज आपको ताज़ा मिलती है, सब्जी फल सब चीज आपको मिलती है। दूसरी जगहों पे तो पता नहीं सालों पुराना रखा हुआ फल फ्रूट आपको मिलता है, वो हम लोग खा रहे होते हैं। तो इसकी कदर करें हमारे मुल्क की। और हमारे मुल्क में जो पहले कमी थी ना, वो लॉ एंड ऑर्डर की कमी थी, सेफ्टी की कमी थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसले हो चुके हैं कि अब कोई करप्शन नहीं कर सकता, कोई करप्शन। प्लस ये जो सोशल मीडिया के जरिए जो कंपेयरिंग होती थी, इंशाल्लाह वो भी जब देखिएगा अनकरीब, उसके जरिए भी लोग पकड़े जाएंगे। तो मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि अभी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सिर्फ ज़रूरत के तहत करें, किसी की कोई चीज़ शेयर ना करें उल्टी सीधी, बहुत अच्छी बात। क्योंकि कल फिर आप पकड़े जाएंगे, आप किसी अजाब में आ सकते हैं। किसी की हमदर्दी किसी के साथ ना हो। देखें, ये पॉलिटिकल मामलात हैं, उसके अंदर बीच में हम लोगों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमें नहीं पता, मगर एक आम आदमी सिर्फ उनकी मोहब्बत के अंदर जो है ना गलत शेयर कर देता ऐसा है, ही। पकड़ा जाता है। तो उनको समझाना जरूरी है ना। बिल्कुल सही। वो पॉलिटिकल मसला तो पॉलिटिकल वाले तो हल कर लेंगे, मगर बिल्कुल ये सही गरीब कहा। आदमी पकड़ा जाएगा, ये कहाँ से अपने मसले हल ऐसा ही करेगा। है। तो मैं बिल्कुल ठीक समझता है। हूँ कि अभी पाकिस्तान माशाल्लाह अभी बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में अगर मईशत को बेहतर करनी है तो आपको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आसानियाँ पैदा करनी होंगी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपको स्कीम लानी होगी, आपको एमनेस्टी देनी होगी। और गरीब लोगों के लिए सोचें, आप गरीब लोगों के लिए सोचें, कोई हिकमत अमली बनाए कि उनको घर कैसे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। किराया दे दे के वो थक रहे हैं बेचारे, मर जाते हैं, फिर वो उनको ये मरने से पहले ये फिक्र होती है मेरे बच्चों का क्या होगा। जी। वो एक अलग उनके जहन में अदाब होता है। तो भाई आप दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम करें, क्योंकि ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। मगर आप लोग इस मनसब पे बैठे हैं, बैठ के कोई ऐसा काम करें कि गरीबों की दुआएं लें। बिल्कुल सही। और फिर ये पैसा आपके पास रहेगा भी तो आपके तो काम आएगा नहीं। एक दिन होते हैं ना, जिंदगी के दिन जो है गिने हुए होते हैं, वो बिल्कुल चले सही। जाते हैं। वो जब चले जाएंगे तो आप क्या छोड़ के गए। कम अज कम इन लोगों का भला करके जाओ कि जिंदगी में से जाने के बाद भी आपको बहुत खूब, बहुत आखिरत खूब। में भी आपको कोई उसका अजर मिलता रहे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि शहर कराची की अभी बात हो रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम देख रहे हैं कि लोगों को कहा जा रहा है कि इसमें फाइनेंस करें और इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दें। ये किस हद तक फीसिबल है? और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होती है तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो चार्जेस सामने आना शुरू हो जाते हैं। और फिर लोग ये कहते हैं कि उस वक्त तो ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं, बाद में जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और फिर आपको पता है जब मामला कानूनी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हो जाती हैं, और इतना आसान क्योंकि नहीं है मेरी बात समझने की, यकीनन लोग कोशिश करेंगे। तो जब मामला अदालत में चला जाए या बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस सिलसिले में भी मैं चाहता हूँ ज़रा अवेयरनेस पहुँचाई जाए। किस हद तक आप समझते हैं कि फ़ीज़िबल है या ये काम किया जा सकता है, रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? क्योंकि जब आप कराची शहर में जाते हैं ना, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं कि आप फ़लाना प्रोजेक्ट में करें और इतनी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप जो है वो ओनरशिप ले लें। तो ये जो ओनरशिप है ये किसी के काम आ रही है या इफ़ेक्टिव है? इस पर क्या आपकी क्या राय है, ज़रा फरमाएँ। देखिए, इससे पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इंसान गलती खुद करता है। देखिए, एक इंसान अपनी पब्लिसिटी करके वो तो अट्रैक्ट करेगा आपको कि आप किसी तरीके से उसको पैसे दें। जी। उसने तो अपना पैसा कमाने का एक तरीका बनाया है। ठीक है। अब उसके अंदर उसकी क्या दो नंबरी हमें नहीं पता, मगर खरीदार का काम यह है कि वो उसको तहकीकात तो करे। बैनर लगे हुए हैं, बैनर के ऊपर तो ना दें पैसे। लाइन लगी हुई है, लाइन के ऊपर तो पैसे ना दें। खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई दिखा रहे, बनी नहीं है, वो बनेगी, उसको दिखा के पैसे ले रहे हैं, उस लालच के अंदर तो ना है। इंसान फंसता है यहाँ पर, लालच में ही इंसान, जितने लोगों का नुकसान होता है लालच में होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या दुनिया में कहीं पर। लालच लालच क्या है कि थोड़ा ज्यादा मिल जाए, उसके अंदर सेफ्टी का ख्याल नहीं करते। मैं पहले कह रहा हूँ भाई, इसमें आप ऐसी जगह जाएं जहाँ पर सस्ते प्लाट भी होते हैं, मालिक भी मौजूद होता है, और वो स्कीम भी सही होती है। मगर स्कीम में ट्रांसफर पे ना जाए, आप गवर्नमेंट के ट्रांसफर में जाएं, जहाँ पे कि आपकी प्रॉपर्टी लीज हो जाए। बिल्कुल ठीक है। लीज हो जाए। आप देखें ना, एक इंटरनल ट्रांसफर होता है,
एक बिल्डर आपको ट्रांसफर देता है, लोग उसको समझते हैं ये ट्रांसफर हो गया हमारे नाम। अब उनको उनकी अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है, उनकी मालूमात नहीं है, उनकी नॉलेज नहीं है, तो वो उसको ट्रांसफर समझ के वो बड़े मुतमईन होते हैं हमारे नाम ट्रांसफर हो गया। भाई ये बिल्डर ट्रांसफर का मतलब तो वो आप भी अपनी कोई चीज बना के अपने ऊपर उसको ट्रांसफर कर दोगे, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। ट्रांसफर वो होता है जो कि गवर्नमेंट का इदारा जाके ट्रांसफर करे, और वहां पर रजिस्ट्रार जो कि गवर्नमेंट का अफसर बैठा होगा वो उसको रजिस्ट्री करे, या वो ट्रांसफर है तो वो कोई जैसे ट्रांसफर होता है केडीए में, तो वो भी गवर्नमेंट का अफसर ट्रांसफर करता है, तो बाकायदा उसका मोटेशन लेटर आपको मिलता है। उसके लिए गवर्नमेंट के चालान आपको नेशनल बैंक में जमा करने पड़ते हैं। ये बड़ी बारीक चीजें हैं। जी। आप ये चीजें सोचें, आप जिस जगह प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट सेक्टर में जाके किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट आप अगर कोई चीज बुक करते हैं, पूरी पैसे देने के बाद वो बोलता है भाई बिल्डर ने ट्रांसफर कर दिया। अब बिल्डर ने ट्रांसफर कर दिया, बिल्डर के नाम की जमीन है नहीं है, प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उसका कंप्लीशन हुआ नहीं हुआ, वो तो ट्रांसफर करके लोग मुतमईन होते हैं कि पोजीशन मिल गया, बिल्डर ने ट्रांसफर कर दिया। मगर असल में ऐसा होता नहीं है। उसके लिए जब तक के आपका किसी गवर्नमेंट इदारे से जाकर आपकी रजिस्ट्री ना हो, सेल डीड ना हो, सबलीज ना हो, या कि गवर्नमेंट इदारे के अंदर ट्रांसफर ना हो प्लॉट आपका, जब तक उसको ट्रांसफर ना समझे। बिल्कुल ठीक है। अगर किसी बिल्डर ने आपको ट्रांसफर दे दिया है तो वो उसको कभी भी ट्रांसफर ना समझे, वो सिर्फ वक्ती तौर पे आपको मुतमईन कर दिया, देखो भाई मैंने आपको लिख के दे दिया। अब उसके पीछे के मामला किसी को नहीं पता, वो इतना बड़ा मामला है कि अगर वो क्लियर होगा तो ये चीज जाके लीज होगी। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत से प्रोजेक्ट लीज हो भी जाते हैं, और बहुत से आज तक मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है 25-30 साल तक रुके हुए, अभी तक लीज नहीं हुए प्रोजेक्ट, लोग रह रहे हैं, पानी है, बिजली है, सब कुछ है, लीज नहीं है। क्यों नहीं? इसका मतलब पीछे के मामला सही नहीं थे। आज वो बेचने जाते हैं या किसी से बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन नहीं मिलता, लीज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर लोग हमेशा चाहते हैं कि बात की जाए, वो है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे भी आपने कहा कि उसके लिए किसी की असेसमेंट रिक्वायर्ड होती है, कोई आप लें, वो असेस करे सारी चीज़ों को, उसके बाद फिर वो दे। वो इनफैक्ट लॉयर ही ये सारा काम कर सकता है, या वो शख्स जो रियल एस्टेट एजेंट है जिसके पास इसकी कंप्लीट नॉलेज है, वही आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है। ऑनेस्ट आपको इसके ऊपर जो है अपनी ओपिनियन भी दे, और उन सारी चीज़ों को रिव्यू करना भी उसे आता हो। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में देखते हैं प्रॉपर्टी और दीगर चीज़ों की जो ख़रीदो फरोख्त होती है वो बड़ी इजीली हो जाती है, ट्रांसफ़र बड़ा आसानी से हो जाता है, एक वन विंडो ऑपरेशन होता है। बल्कि वही भी बात पुरानी हो गई, अब तो ये मोबाइल के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी की आप डाल दें, उसका एक सर्टन नंबर होता है, वो आप डाल दें, वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा विद नो टाइम, और आपको जो है उसके एक चार्जेस होते हैं, देन इन देयर फेस्टा हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसके ऊपर ज़रा बात हो जाए, कैसे सिंप्लीफाई करें। देखें, फिर वही बात हो गई जो मैंने पहले आपसे कही थी कि जब तक रीरा का कानून नहीं होगा तो आपको अपने तौर पे करना पड़ेगा सारा काम। रीरा क्या है? रीरा यही तो है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब ये रीरा का कानून बनता है तो आप अपनी मर्जी का कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है। आप रीरा के बनाए हुए कानून के तहत ही काम करेंगे। उस रीरा ने अपनी लोगों की सेफ्टी रखी हुई है कि इस प्रोसेस से आप काम करोगे, चाहे आपकी मालूमात है या नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आती है नहीं आती, आपको पता है ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, सबके लिए वही स्टेप है। तो उसमें बैंक गारंटी भी आ जाती है, आपकी सेफ्टी भी आती है। जो डेवलपर है उसको पैसे भी पूरे नहीं मिलते, वो भी पाबंद है पहले अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, इनके नाम पे लीज करे, फिर बैंक उसके पैसे रिलीज करेगा। ये पूरा एक सिस्टम है। जो आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, तो दुनिया में यही होता है। ठीक है। दुनिया में क्यों नहीं हम लोग किसी लॉयर का सहारा लेते हैं? वहाँ बिल्कुल। पर तो मतलब वो हर काम इजीली होता है क्योंकि वो रीरा का कानून मौजूद है। यहाँ पर रीरा के कानून की बहुत सख्त जरूरत है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि हम आप बात करते हैं तो इस पे अमल हो रहा है, बल्कि काम हो रहा है। अनकरीब आप देखेंगे कि इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ खुशखबरी आपको मिलना शुरू होगी। अल्लाह करे और ऐसा। एक सूदी निज़ाम हमारे मुल्क का ये तबाह करता है। हर्डल है सबसे सूद बड़ी। जो है, जिस आदमी ने सूद का काम किया कभी पनपा नहीं है। बहुत अच्छी बात करें। तो हमारे मुल्क के हुक्मरान भी इसके ऊपर भी सोच रहे हैं कि सूद से कैसे जान छुड़ा जाए। बिल्कुल। जाहिर है गलतियां हो गई, या दानिश्ता हुई या नादानिश्ता हो गई, अब हमें निकलना तो है ना, उसको चलाना तो नहीं है। अब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। और मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि सूद से ये मुल्क पाक भी हो जाएगा, अल्लाह करे ऐसा। निज़ाम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मुल्लायत का निज़ाम नहीं आएगा, हिकमत का निज़ाम आएगा। बहुत खूब।
बहुत अच्छा निज़ाम आएगा कि जिसमें के सबकी सेफ्टी होगी। जो आलिम दीन है उनका कानून चलेगा यहाँ पर। वो भी यही कहते हैं कि सूद का निज़ाम नहीं होना चाहिए। हम तो बीइंग मुसलमान, हमारा ईमान है कि सूद से तो, सूद का मतलब है अल्लाह से जंग। बेशक। तो पूरा पाकिस्तान अगर अल्लाह से जंग करने में लगा हुआ है तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मुमकिन ही नहीं है, मगर अब मुमकिन ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे सिपह सालार यहाँ आ गए हैं कि जो कि इस पे काम कर रहे हैं, ये सूदी निज़ाम से भी जान छुड़ाना चाहते हैं, और जो हमारे मुल्क में जो करप्शन है उससे भी जान छुड़ाना चाहते हैं, हमारे मुल्क को अच्छी सही डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, सही पटरी पे लेकर आना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट खुशखबरी नज़र अपने आएगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे कि इसको कैसे सिस्टमेटिक बनाया जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। और जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हवाले से बात हो रही है, अब यहाँ पर एक टैक्स कलेक्शन का लिए जो एक इदारा मुख्तस किया गया है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको FBR के नाम से आप जानते हैं। अब ये उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ये प्रॉपर्टी का जो सर्वे है वो किया जाए। तो सर्वे ही पता नहीं कब हुआ था, मैं सुन रहा था एक ज़माने में इनके चेयरमैन हुआ करते थे, वो ये बता रहे थे कि ये प्रॉपर्टी का सर्वे ही कंडक्ट नहीं हो रहा, ये होगा तो उसके बाद ही फिर आप जो है वो टैक्स कलेक्शन आपकी आसान हो सकेगी। बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इदारे की होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदकिस्मती रही है कि करप्शन की नज़र रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चलें इसके ऊपर फिर ज़रूर बात होगी। लास्टली मैं ज़रा रोशन साहब से एक मैसेज भी लूँगा यंगस्टर्स के लिए, ख़ास तौर पे जो इस तरफ आना चाहते हैं, रियल इस्टेट की तरफ आना चाहते हैं और इसका काम करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट हाथ में दे देते हैं और कहते हैं जाके ये फ़ाइलें बेचना शुरू कर दो, और मैं जाता हूँ अक्सर तो वो फाइलें, इसने 100 फाइलें बेची हैं तो इसको अवार्ड दिया जाएगा, इसने 200 बेची हैं। तो ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। तो कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक करें, ज़रा नौजवानों को भी तो कुछ मैसेज दें। देखिए, हमारा नौजवान जो है ना, ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एसेट है, और इसको गुमराह ना किया जाए, इनको सही रास्ता बताया जाए। मैं अपनी ज़ात से यकीन माने किसी बैंक में जाता हूँ, बैंक वालों को बोलता हूँ, यार आप इतने पढ़े लिखे हो, बैंकर हो, इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, इतनी अच्छी तालीम है, तरबियत भी है, तो आप नौकरी क्यों कर रहे हैं? बोले सर बस, मैंने कहा जो नौकरी से आपको पैसे मिलते हैं, बोले बस उतने ही मिलते हैं जितना घर का गुजारा होता है। मैं भी सही है। मैंने कहा ये बैंक आप समझे आपको क्यों रख के बैठा हुआ है? वो आपको कैश करता है कि यार इनकी ज़रूरत 5 लाख है तो वो आपको सिर्फ 5 लाख देगा। उसको पता है कि 5 लाख कम है, ये भाग जाएगा तो वो आपकी 6 कर देगा, जाने नहीं देगा, वो आपको हर मुकाम पे खरीदेगा। तो मैं उन नौजवानों को कहता हूँ अपना काम करें, अपना ज़ाती काम करें, छोटा काम करें, छोटा काम बड़ा काम कल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आज क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल काम होता है अपना ज़ाती काम शुरू करना, फिर थोड़ा सा वहाँ पर उनके प्रोफाइल का भी मसला आता है। बिल्कुल। आज बैंक में जाके टाई वगैरह अच्छी हेयर ड्रेसिंग करके जाके आप बैठ कन्वीनियंस जाते हैं सबसे वहाँ पर, ज़्यादा तो होती वो है कि उसको टाइमिंग जो जो है बड़ी स्टेटस मिलता है, फिर वहाँ जाते सर सर सर, भाई 5 लाख की तनख्वाह सर सर हो रहे हैं ना, वो उससे बाहर नहीं निकलते। ऐसा ही। भाई आपको सर कोई ना करे कोई मसला नहीं है, आप जाएं अपना काम शुरू करें, छोटे से काम से अल्लाह ताला उसमें बरकत देंगे, बहुत अच्छी नेक बात नीति है। से काम करें, लोगों के लिए भला सोचें, आपको भला खुद ही होना शुरू हो जाएगा। मगर आप अगर कोई, जितने लोग हैं ना, कोई चाहे रियल एस्टेट का काम करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें या किसी और शोबे में काम करें, अपना काम करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, बड़ा अच्छा मैसेज है, बड़ा अच्छा पैगाम है, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स के लिए। और इसके बारे में अगर मौका मिल जाए तो ज़रूर सोचें। और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्योंकि हो रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है, ये भी एक परेशान कुन सूरत हाल है। फिर कभी इसके बारे में बताएंगे, वक्त क्योंकि सेगमेंट का ख़त्म होता है। बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब सईद रोशन अली वारसी साहब का, कोई यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। जनाब एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसकी तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।